He supported us in every way. He motivated us. He was very clear with the objective of how to crack gate and what are the things you will face hurdles, what kind of hurdles you will face in life regarding the examination and after examination, going to interview, going for MTech or whatever you think. He was very helpful in every way. He is a very good person, a great mentor, a great teacher. दोस्तों, आप लोग टीवी में ऐड देखते होंगे, ऐड में लिखा रहता है सेम एनर्जी, लिखा रहता है। देखते हो कि नहीं? सेम एनर्जी पेट्रोल पंप में लिखा रहता है सेम एनर्जी। क्यों लिखा रहता है भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने पढ़ा है, जो बोलता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। टोटल सम ऑफ एनर्जी तो हमेशा सेम रहेगा, तो उसको सेव करने की क्या जरूरत है? यूजफुल एनर्जी क्या होती है, अनयूजफुल क्या हो जाती है? एनर्जी जितनी पहले थी, एनर्जी उतनी ही रहेगी। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा फिक्स है। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स है, तो उसको सेव करने की क्या जरूरत है? क्या? तो क्या हो गया? है तो टोटल सम ऑफ एनर्जी तो कांस्टेंट ही है ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हीट में कन्वर्ट हो जाती तो हो जाती है, यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते भाई? हीट एनर्जी से तो तुम्हारी बाइक चलती है। चलिए, क्यों एनर्जी सेव करना है और क्या होता है एनर्जी सेव करने का मतलब, वो मेरे को तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि मैं नहीं पढ़ता हूं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब हम कहते हैं कि हमको एनर्जी सेव करने की जरूरत है, तो उसका मतलब निकलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से एनर्जी हमेशा ही सेव है, उसको सेव करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि एनर्जी को सेव करने का क्या मतलब है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड वर्क? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से हीट और वर्क में क्या अंतर है? दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से हीट और वर्क में कोई अंतर नहीं है, दोनों एनर्जी इन ट्रांजिशन है। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेरे को बताता है कि हीट अलग है और वर्क अलग है। दोनों की यूनिट एनर्जी है, दोनों की यूनिट किलो जूल में होगी, लेकिन दोनों किलो जूल समान नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब यह होता है कि यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस हो रही है, वो प्रोसेस यूनिवर्स की एनर्जी को डिग्रेड कर दे रही है।
डिग्रेड कर दे रही है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी को खराब कर रही है। एनर्जी की क्वालिटी देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओनली डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी के मैग्नीट्यूड की बात करता है कि मैंने मान लो ये पंखा चालू किया, तो पंखा चालू करने के लिए मैंने 10 किलो जूल का मैकेनिकल वर्क सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुआ और वापस मेरे को 10 किलो जूल का हीट मिल गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है। पहले आपके पास क्या था, 10 किलो जूल का इलेक्ट्रिकल वर्क, बाद में आपको क्या मिला, 10 किलो जूल का हीट। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है बेटा बहुत परिवर्तन हुआ। पहले जो आपके पास एनर्जी थी वो हाई ग्रेड एनर्जी थी, उसकी क्वालिटी अच्छी थी। बाद में जो एनर्जी मिली उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई। अब क्वालिटी के डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, क्वालिटी के डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन मींस होता है लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क। डिग्रेडेशन यानी कि मैकेनिकल लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द क्वालिटी ऑफ एनर्जी। यहां पे हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एनर्जी की। क्वालिटी ऑफ एनर्जी, अब क्वालिटी ऑफ एनर्जी को समझते हैं, क्या है क्वालिटी ऑफ एनर्जी। मैंने फैन ऑन किया, 10 किलो जूल का इलेक्ट्रिकल वर्क दिया, फाइनली क्या मिला मेरे को, 10 किलो जूल का हीट। क्या एनर्जी की क्वांटिटी में कोई चेंज आया, पहले कितना था 10 किलो जूल, बाद में कितना मिला 10 किलो जूल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ समझा सकते हो, एनर्जी का एफिशिएंसी चेंज हो गया। पहले जो 10 किलो जूल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी था उससे पंखा घूमा घुमा, अभी भी आपके पास 10 किलो जूल का हीट है जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर पे अवेलेबल है, इसको यूज करके वापस पंखा घुमा लोगे, नहीं घूमेगा। एनर्जी तो बराबर रही, लेकिन उसकी वर्क करने की क्षमता अभी खत्म हो गई। यानी कि पहले जो मेरे पास एनर्जी थी उसकी क्वालिटी अच्छी थी, अब जो एनर्जी है उसकी क्वालिटी खराब है। 10 किलो जूल का एनर्जी और 10 किलो जूल का एनर्जी फर्स्ट लॉ के हिसाब से सेम है, लेकिन सेकेंड लॉ के हिसाब से दोनों अलग अलग हो सकता है। फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं और हीट और वर्क को मैं ऐड कर दूं तो भी मेरा क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सेकेंड लॉ के हिसाब से 10 किलो जूल ऑफ हीट इज नॉट इक्वल टू 10 किलो जूल ऑफ वर्क। तो सेकेंड लॉ जो है वो मेरे को अब अंतर बताता है कि हीट और वर्क दोनों का यूनिट किलो जूल है, लेकिन दोनों आपस में ऐड कर देने वाली क्वांटिटीज नहीं है। दोनों को हम एनालॉगस नहीं मान सकते। 10 किलो जूल हीट है और 10 किलो जूल वर्क है, एक झोले में 10 किलो जूल हीट है, एक झोले में 10 किलो जूल वर्क है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। एक में शायद मैं 1 किलो जूल का भी वर्क ना कर पाऊं और 10 किलो जूल का मैकेनिकल वर्क है तो वो 10 किलो जूल मेरे को मिल जाएगा। तो यहां पे हम एनर्जी की क्वालिटी की बात करते हैं, और एनर्जी की जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहले हमको एक काम करना पड़ेगा। काम हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी को क्लासिफाई करना पड़ेगा। जब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़े थे तो एनर्जी को कैसे क्लासिफाई किए थे, स्टोर एनर्जी और एनर्जी इन ट्रांजिशन। यहां पे मेरे को वापस सेकेंड लॉ समझना है तो उससे पहले मेरे को एनर्जी को क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टाइप्स ऑफ एनर्जी को हम दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी क्या होती है, हाई ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी होती है विच कैन बी
completely converted in mechanical work. वो एनर्जी जिसको हम कंप्लीटली मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं हाई ग्रेड एनर्जी. एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हाई ग्रेड एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसका 100% कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क में किया जा सकता है. इसका एक एग्जांपल हमने लिखा है हाइड्रोलिक एनर्जी. हाइड्रोलिक एनर्जी इज अ हाई ग्रेड एनर्जी. हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़ा है आपने? हाइड्रोलिक टरबाइन कौन सी एनर्जी को यूज करता है? हाइड्रोलिक एनर्जी को यूज करता है. यस नो? अगर आपने हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे कि कोई भी हाइड्रोलिक टरबाइन का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है. लेकिन यहां पे हमको क्या बोल रहा है मतलब कि 100% कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क में होना चाहिए था. लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी लिखा है कि हाई ग्रेड एनर्जी है, लेकिन 100% कन्वर्जन हाइड्रोलिक एनर्जी का भी मैकेनिकल वर्क में नहीं होता. तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये गलत है क्या? इसको समझने के लिए मेरे को समझना पड़ेगा. हमने शुरुआत करी थी, दो टाइप की रिवर्सिबिलिटी हमने पढ़ी थी. कौन कौन सी दो टाइप की रिवर्सिबिलिटी? एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी. थर्मोडायनामिक्स ओनली डील्स विद द एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी. राइट? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी का एग्जांपल क्या है? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज द एग्जांपल ऑफ द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी. तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा टरबाइन बना लो जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो तो वो टरबाइन का एफिशिएंसी आपको 100% मिल जाएगा. राइट? उसका एफिशिएंसी कम क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन कौन सा टाइप ऑफ इरिवर्सिबिलिटी है? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी. और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिर्फ एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी को डील करता है. यानी कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यू कैन कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इन मैकेनिकल वर्क 100%. आप नहीं कर पाए क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी. राइट? वहां पे सेकेंड लॉ का कोई लेना देना नहीं है. अगर आप फ्रिक्शन को हटा दो, यदि आप फ्रिक्शन को हटा दो तो आप हाइड्रोलिक एनर्जी को 100% मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो. आ रही है बात समझ में? चलिए, तो यहां पे एक पॉइंट अपन लिख लेते हैं कि हमने लिखा कि हाई ग्रेड एनर्जी का कन्वर्जन कंप्लीटली हो सकता है मैकेनिकल वर्क में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल है? However, it is not possible to convert high grade energy in mechanical work due to the क्या? presence of internal irreversibility. इसको आप ऐसे समझो कि हमारे पास
एक बंदा यहां पे टेबल पे बैठा हुआ है, आप एनर्जी उसके पास में लेके आते हो, वो अपना टैक्स काट के बची हुई एनर्जी तुमको दे देता है। अगर हाई ग्रेड एनर्जी है तो वो उस पर टैक्स कितना परसेंट काट रहा है? वो 0% टैक्स काट रहा है, लेकिन पूरी एनर्जी आप घर पे लेके नहीं जा पा रहे हो क्योंकि कुछ एनर्जी आप रास्ते में गिरा दे रहे हो। यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बंदा यहां पे बैठा हुआ है उसने कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया, उसने आपको कंप्लीटली बोला कि ये ले जाओ पूरी एनर्जी दो, मेरे को टैक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन आप घर पहुंचा नहीं पाए क्योंकि आपके जो कंटेनर था वो कंटेनर में लीकेज होता, तो वहां से एनर्जी आपकी लीक हो गई। आपकी एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी घर तक नहीं पहुंची, उसके लिए ये बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो टेबल पे बैठा हुआ है। कौन बंदा टेबल पे बैठा हुआ है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप हाई ग्रेड एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए। लेकिन अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी की, जिसको हम कहते हैं लो ग्रेड एनर्जी। अरे मेरे भाई, अभी सुन लिया, अगर तू बहुत क्वेश्चन बीच में पूछता है, अभी आ रहा हूं तुम्हारे टॉपिक पे। लो ग्रेड एनर्जी which cannot be which cannot be completely converted in mechanical work, which cannot be completely converted in mechanical work, and the example: heat, chemical energy, nuclear energy, internal energy, enthalpy। अब आ जाओ, लो ग्रेड एनर्जी क्या होती है? लो ग्रेड एनर्जी वो होती है जिसका कंप्लीटली कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क में नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? तो कितना परसेंट कन्वर्जन कर सकते हैं? कितना परसेंट कन्वर्जन होगा मैकेनिकल वर्क में? प्रोसेस पे नहीं डिपेंड करेगा, एनर्जी की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। एनर्जी की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। तो क्या होगा, अगर आपने हाई ग्रेड एनर्जी लेके आई तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलेगा? जीरो टैक्स काट के वो आगे बढ़ा देगा। अब कितना आप घर तक लेके जा रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट? लेकिन जब लो ग्रेड एनर्जी की बात आएगी तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पे अपना टैक्स काटेगा। अब कितना परसेंट टैक्स काटेगा, ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ एनर्जी कितनी है। अब तुम्हारे बात पे आता हूं कि जो तुम बोल रहे हो आइडियल कंडीशन है। अब मेरे पास में हीट है और मैंने एक ऐसा इंजन बनाया जिसमें फ्रिक्शन नहीं है। आइडियल कंडीशन यहां पे भी लिया, फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हीट को कंप्लीटली वर्क में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पे अपना टैक्स काटेगा। बात समझ में आई? अगर आपके पास हाइड्रोलिक एनर्जी है तो आप फ्रिक्शनलेस मशीन बनाओ और 100% कन्वर्जन पालो। लेकिन अगर आपके पास 100 किलो जूल की हीट है तो आप कितना भी एफिशिएंट इंजन बनाओ, चाहे उसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो, तब भी उसका 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। सो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द हाई ग्रेड एनर्जी एंड लो ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी को इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के अब्सेंस में मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है 100% एफिशिएंटली। एम आई क्लियर? अगर मैं सिस्टम से इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को जीरो कर दूं तो हाई ग्रेड एनर्जी क्या होगी? 100% मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि 100 किलो जूल का इलेक्ट्रिकल वर्क है तो अब्सेंस ऑफ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी 100 किलो जूल का मैकेनिकल वर्क आपको मिल जाएगा।
लेकिन 100 किलो जूल का हीट है, तो अब्सेंस ऑफ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के बावजूद भी आपको 100% का मैकेनिकल वर्क नहीं मिलेगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड. तो हिंदी में बोले तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हाई ग्रेड पे कोई टैक्स नहीं काटता, लेकिन लो ग्रेड पे वो टैक्स काट के भेजता है. कितना टैक्स काटेगा? हो सकता है 100% टैक्स काट दे और 0% यहां से पास करे. हो सकता है 80% काटे, हो सकता है 10% काटे, लेकिन कुछ ना कुछ टैक्स यहां पे लो ग्रेड एनर्जी में से कटेगा. यानी कि लो ग्रेड एनर्जी का हीट का 100% कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क में संभव नहीं है. बात समझ में आई है? चलिए, अब होता क्या है, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या है? ये क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी है. तो बोलने का मतलब यह हुआ कि जब भी कोई प्रोसेस होगी उससे एनर्जी डिग्रेड होगा. एनर्जी डिग्रेड होगा इसका मतलब क्या हुआ? हाई ग्रेड से लो ग्रेड में चला गया. पहले से लो ग्रेड में है तो हाँ, पहले से भी लो ग्रेड में तो और डिग्रेड होगा, और डिग्रेड होगा. डिग्रेड होने का मतलब क्या होता है? एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है. उस एनर्जी से जो आप मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन कर सकते हो, उसकी क्षमता लगातार हर प्रोसेस के होने के साथ में घटती रहती है. दोस्तों, इसको इस तरह समझो कि मान लो पूरा यूनिवर्स है और इसके पास 100 यूनिट एनर्जी है, तो 50,000 साल के बाद भी जो यूनिवर्स की एनर्जी है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो 100 यूनिट ही रहेगी. लेकिन अगर इस 100 यूनिट एनर्जी में आज मैं 50 यूनिट वर्क ऑब्टेन कर सकता हूं, तो आधे घंटे के बाद ये 49.9 हो जाएगा, और समय बढ़ेगा तो ये 48 हो जाएगा. राइट? अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ट्रू है, तो जो वर्क करने की कैपेसिटी है, समझो बात को, मान लो कि आज 100 यूनिट एनर्जी है. अब 100 यूनिट एनर्जी का मतलब 100 यूनिट मैकेनिकल वर्क है क्या? 100 यूनिट मैकेनिकल वर्क है क्या? नहीं. 100 यूनिट एनर्जी है, वो 10,000 साल के बाद भी 100 यूनिट एनर्जी ही बनी रहेगी. लेकिन 100 यूनिट एनर्जी से जो मैं मैकेनिकल वर्क, यानी कि जो मैं अपनी बाइक चला सकता हूं, वो एनर्जी 50 यूनिट ही है आज की डेट में. कल की डेट में वो कम होने वाली है, परसों वो और कम होगी. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे यूनिवर्स में प्रोसेस होगा, वैसे वैसे मैकेनिकल वर्क जो यूनिवर्स में अवेलेबल है, जिससे हम सब चलते हैं, वो कम होता जा रहा है. तो जो हम लोग कहते हैं कि प्रलय आएगा, इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? भैया, यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत है. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो प्रूफ कर रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम मैकेनिकल वर्क करने की क्षमता यूनिवर्स की बढ़ा दें. राइट? तो इससे दो बातें सिद्ध होती हैं जो हम साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं. कौन सी दो बातें? पहली बात, प्रलय होगा, और दूसरी बात, भगवान एग्जिस्ट करता है. क्योंकि इंसान मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं ला सकता, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह रहा है. तो इतनी अगर क्षमता है वर्क करने की, तो ऑब्वियसली गॉड एग्जिस्ट, क्योंकि दैट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन माइंड. हमारे जो नॉलेज है, हमारा नॉलेज ये बोलता है कि हर बार जब कोई प्रोसेस होगा, उससे वर्क करने की क्षमता यूनिवर्स की घटती ही जा रही है. हर प्रोसेस के साथ, कोई भी प्रोसेस, ये पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, every process is reducing the capacity of the universe to do the work. Right? There is no method जिससे आप यूनिवर्स की वर्क करने की क्षमता को बढ़ा दो. अगर कोई इंसान बोलता है कि मैंने एक ऐसा इंजन प्रोड्यूस किया या ऐसी डिवाइस बनाई जो यूनिवर्स की वर्क करने की क्षमता को बढ़ा देता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसको क्या बोलता है? चल निकल यहां से, बेवकूफ मत बना. दैट इज इम्पॉसिबल.
राइट लेकिन इतनी मैकेनिकल वर्क करने की क्षमता थी तो किसी ने तो इसको पॉसिबल किया है। तो दो चीजें हम प्रूव कर सकते हैं कि वन, प्रलय होगा। अब कब होगा वो मत पूछना मेरे से, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से प्रलय होगा, ये ट्रू है। और दूसरा, अगर इतनी मैकेनिकल वर्क है इस यूनिवर्स में तो वो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोई और बना नहीं सकता। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है। राइट चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों एक लाइन का कहानी है। क्या कहानी है कि जब भी कोई प्रोसेस हो रही है उसके साथ क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। उसका हिंदी का मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल वर्क करने की क्षमता रिड्यूस हो रही है। हर एक प्रोसेस के साथ में मैकेनिकल वर्क करने की क्षमता रिड्यूस हो रही है। जितना आप काम करोगे उतना क्या होगा, एनर्जी लॉस नहीं होती बाबू। हाँ एनर्जी लॉस नहीं होती है, बच्चों को बोलने दो एनर्जी लॉस, एनर्जी डिग्रेड होती है। एनर्जी डिग्रेड होती है मतलब उसकी वर्क करने की क्षमता कम होती है। राइट जितना आप काम करोगे उतना जल्दी आप प्रलय की तरफ यूनिवर्स को लेके जा रहे हो। तो इसका मतलब काम धाम करना बंद कर दो। लेकिन जब सोते रहोगे ना उस समय पे भी एनर्जी डिग्रेड होती रहेगी। तो एनर्जी का डिग्रेडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस है और हर एक प्रोसेस के साथ में जुड़ी हुई है। राइट तो अब इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं प्रोसेस को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस। फर्स्ट होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, यूनिवर्स को पता ना चले, यानी कि कोई नुकसान ना हो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस या इसको हम कहते हैं आइडियल प्रोसेस। आइडियल प्रोसेस, आइडियल प्रोसेस को हम कह सकते हैं नो लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क, नो लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क। दोस्तों मैंने अभी बोला कि हर प्रोसेस जो यूनिवर्स में हो रही है उससे मैकेनिकल वर्क का नुकसान हो रहा है। राइट लेकिन थियोरेटिकली हम एक ऐसी प्रोसेस एज्यूम कर सकते हैं जिसके होने से कोई किसी प्रकार का मैकेनिकल वर्क का नुकसान ना हो। प्रैक्टिकली ऐसी कोई प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस नाम की कोई चीज हो नहीं सकती। लेकिन थियोरेटिकली हम मान सकते हैं कि भगवान राम तो है नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं कि उनके टाइप कोई आइडियल इंसान हो सकता है। राइट तो हम क्या करेंगे, हम उसकी तरफ जाने का प्रयास करेंगे। वी कैन नॉट बी राम, तो आइडियल प्रोसेस हो नहीं सकती, लेकिन हम एक लिमिट मान सकते हैं कि यहां तक हम पहुंच सकते हैं, उस तरफ जाने का हम प्रयास कर सकते हैं। वी कैन अप्रोच टुवर्ड्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस और आइडियल प्रोसेस, लेकिन प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है। यूनिवर्स में जितनी भी प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल या नेचुरल होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, सिंपल लिखा है यार, लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क जीरो होना चाहिए, कोई मैकेनिकल वर्क का नुकसान नहीं होना चाहिए, एनर्जी का डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। जिसमें एनर्जी का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसी प्रोसेस की कल्पना की जा सकती है। प्रैक्टिकली क्या है ये, प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। दोस्तों दूसरा चीज होता है कि कोई भी जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है। इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, और किसी डायरेक्शन में जाएगा ये, क्या ये ऊपर जाएगा क्या, नहीं। इसको मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे ही जाएगा। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्शन में हो रही है। मतलब ये ए से बी भी जा सकती है
और बी से ए भी आ सकती है, राइट। यानी कि ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में होने की संभावना, ऐसा होगा नहीं प्रैक्टिकली, आप कभी मत सोचना कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे भी आएगा। एग्जांपल मैं दूंगा कि रिवर्सिबली कैसे वो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो बाई डायरेक्शनल है, वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, राइट। अब हम आते हैं नेचुरल प्रोसेस पे। नेचुरल प्रोसेस, तो क्या कहेंगे इस नेचुरल प्रोसेस को? इररिवर्सिबल प्रोसेस। यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस हो रही है वो नेचुरल प्रोसेस है, और नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है इसका मतलब कि एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क। चलो इसको डायग्रामेटिकली हम समझते हैं। इस सिस्टम को मैं स्टेट ए से स्टेट बी पर लेके गया यूजिंग अ रिवर्सिबल पाथ। रिवर्सिबल पाथ 1, स्टेट ए से स्टेट बी पे लेके गया। स्टेट ए पे जब मेरे पास जो एनर्जी थी वहां पे मेरे को वर्क करने की कैपेसिटी मिल रही थी 50 किलो जूल, राइट। अब मैं स्टेट ए से स्टेट बी पे पहुंचा यूजिंग अ रिवर्सिबल पाथ। स्टेट बी पे मेरे को वर्क करने की कैपेसिटी कितनी मिलेगी? 50 किलो जूल, राइट। चलो अब मैं स्टेट ए से स्टेट बी पे पहुंचा यूजिंग एन इरिवर्सिबल पाथ, राइट। अब मेरे को स्टेट बी पे वर्क करने की कैपेसिटी कितनी मिलेगी? दैट वुड बी लेस देन 50, करेक्ट है। तो बेटा ए से बी तक तो मैं पहुंच गया वर्क को यूज करके। ए से बी तक जब मैं रिवर्सिबल पाथ यानी कि नेचुरल पाथ से पहुंचा तो यहां 50 था, जब बी पे पहुंचा तो कितना हो गया? से 40 हो गया। एम आई क्लियर? अब मैं जो बात बोल रहा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस को हम दोनों डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में होगी। समझो इस बात को। 50 किलो जूल था, उसको यूज करके आप बी पे पहुंच गए, उसमें से 10 किलो जूल आपने यूज कर लिया, करेक्ट है। अब क्या बी से वापस आप ए पे जा पाओगे क्या? क्योंकि आपने 10 किलो जूल ऑलरेडी यूज कर लिया। अब जाना है तो 10 किलो जूल आपको बाहर से किसी से उधार लेना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो ए से बी की तरफ ही जाएगी, राइट। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? ए से बी जाने में कुछ खर्चा नहीं हुआ, तो बी से ए जाने में भी कोई खर्चा नहीं होगा। तो मैं ए से बी भी जा सकता हूं और बी से ए भी जा सकता हूं, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। ये पेन नीचे ही जाएगी, ये पेन जो है वो ऊपर नहीं जा सकती। बात समझ में आया? तो यूनिवर्स में जितनी प्रोसेस हो रही है दोज आर कॉल्ड एज नेचुरल प्रोसेस। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क। एंड व्हाट इज द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस? What is the irreversibility of the process? Irreversibility of the process. Ability of the process. किसी प्रोसेस का कितना इरिवर्सिबिलिटी है इसको मैं कैसे निकालूंगा? तो दैट इज इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस इक्वल टू द लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। किसी प्रोसेस के होने से कितना मैकेनिकल वर्क का नुकसान हुआ, जितना मैकेनिकल वर्क का नुकसान हुआ उसी को हम कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है बच्चों, मैंने अभी पंखा चालू किया, उसके लिए 10 किलो जूल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, पंखा चालू हो गया, 10 किलो जूल का हीट मिला। ये प्रोसेस का इरिवर्सिबिलिटी कितना हुआ?
10 किलो जूल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, फाइनली मिला 10 किलो जूल का हीट इस रूम टेम्परेचर पे. व्हाट इज द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस? हाँ, जीरो. पता नहीं है. कैसे नहीं पता है बाबू? 10 किलो जूल पूरा का पूरा डूब गया ना. अभी जो हीट मिला है इसको वापस मैं मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? तो मैकेनिकल वर्क का नुकसान कितना हुआ पंखा चलने से? जितना 10 किलो जूल का इलेक्ट्रिकल वर्क दिया था वो पूरा का पूरा डूब गया. तो इसका मतलब नुकसान कितना हुआ इस पंखे चलने से? 10 किलो जूल का. तो इरिवर्सिबिलिटी इस प्रोसेस की कितनी हुई? 10 किलो जूल. करेक्ट है. एनर्जी का अमाउंट से मत डिडक्ट करो कि 10 किलो जूल पहले भी था 10 किलो जूल अभी भी है तो इरिवर्सिबिलिटी जीरो हुआ. नहीं, पहले जो 10 किलो जूल था उसमें 10 किलो जूल का वर्क कर सकते थे. अब जो 10 किलो जूल आया उससे 1 किलो जूल का भी वर्क नहीं कर सकते. 0 किलो जूल का वर्क कर सकते हो. तो पहले मैकेनिकल वर्क 10 किलो जूल था, अभी जीरो हो गया. तो नुकसान कितना हुआ? 10 किलो जूल. तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस वाज 10 किलो जूल. इज दैट क्लियर? तो दोस्तों, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बात करता है क्वालिटी ऑफ एनर्जी की. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बात करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस का. किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा? उस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा जिधर एनर्जी का डिग्रेडेशन होगा. जिस डायरेक्शन में एनर्जी का डिग्रेडेशन होगा उस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा. एम आई क्लियर? तीसरी बात करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस. क्या ये प्रोसेस, क्या ये क्लेम सही है या गलत है, ये भी बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल प्रोसेस. इम्पॉसिबल प्रोसेस. कब होगा ये प्रोसेस इम्पॉसिबल? क्या? बिना अमाउंट ऑफ एनर्जी से, बिना अमाउंट ऑफ एनर्जी से अगर ज्यादा मैकेनिकल का ऑब्टेन करोगे तो बेटा वो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वायलेट हो गया. बिना एनर्जी दिए वर्क कहां से ऑब्टेन करोगे? ठीक है ना. बिना एनर्जी दिए वर्क अगर ऑब्टेन कर रहे हो तो वायलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही हो जाता है. सेकेंड लॉ का वायलेशन तब होगा कि ऐसी कोई प्रोसेस हो जिसके होने से यूनिवर्स की वर्क करने की क्षमता बढ़ जाए. देखो, हर प्रोसेस के होने से यूनिवर्स की वर्क करने की क्षमता क्या होती है? घट जाती है. एक आइडियल प्रोसेस मान सकते हैं. कैसी प्रोसेस मान सकते हैं आइडियल? जिसके होने से मैकेनिकल वर्क पे कोई असर ना पड़े, उसको हम क्या कह देंगे? आइडियल. प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. इम्पॉसिबल सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या है? ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो सकता जो यूनिवर्स की वर्क करने की क्षमता को इंक्रीज करते. एम आई क्लियर? तो ऐसी अगर कोई प्रोसेस है जो ये बोल रहा है कि बिना वर्क किए, अगर कोई ये बोले कि बिना वर्क किए मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो तो आप इसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हो. राइट? तो अगर मेरे को इसको ऊपर लेके जाना है तो मेरे को इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा. रिस्पॉन्ड इज क्लियर टू एवरीबॉडी? जब तक मैं इस पर 10 किलो जूल का वर्क नहीं करूंगा तब तक मैं इसकी 10 किलो जूल की मैकेनिकल एनर्जी को इंप्रूव नहीं कर सकता. तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हो सकती जिसके होने से वर्क करने की क्षमता बढ़ जाए. हर प्रोसेस के होने से यूनिवर्स की वर्क करने की क्षमता घटेगी. राइट? आइडियली, आइडियल कंडीशन में हम मान सकते हैं कि ऐसी कोई प्रोसेस हो सकती है जिससे होने से कोई भी फर्क ना पड़े. लेकिन अगर ऐसी कोई प्रोसेस है इम्पॉसिबल प्रोसेस विच इंक्रीजेस the capacity of system, capacity of universe, which increases the capacity of universe to do the work. चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं.
एक सिस्टम है, यहां पे मैंने से 100 यूनिट ऑफ हाइड्रोलिक वर्क दिया, राइट। बाहर मेरे को मिला 70 यूनिट ऑफ हाइड्रोलिक वर्क, और इस दौरान मेरे को मिला 30 यूनिट ऑफ मैकेनिकल वर्क। यहां पे हमने हाइड्रोलिक एनर्जी दिया 100 यूनिट, आउटपुट पे हमको मिला 70 यूनिट हाइड्रोलिक एनर्जी, और 30 यूनिट का हमको मैकेनिकल वर्क मिला। व्हाट इज द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस? सेवेंटी इरिवर्सिबिलिटी है। हाँ, 70 कहां से लेके आया बेटा तुम? अरे अंदर गया। हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है? हाई ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी का मतलब क्या होता है? 100 यूनिट है, मतलब 100 यूनिट का मैकेनिकल वर्क है। तो यहां पे आपके पास कितना मैकेनिकल वर्क आया? 100। बाहर में कितना मिला आपको मैकेनिकल वर्क? 70। करेक्ट है। अब सवाल उठता है कि इस प्रोसेस की इरिवर्सिबिलिटी कितनी है? तो इसका जवाब होगा या तो 0, इट वुड बी 0 to 30, इट वुड बी 0 to 30, मैक्सिमम 30, मिनिमम 0। अब 0 to 30 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि ये जो मैकेनिकल वर्क मेरे को मिला इसका क्या हुआ। बात समझ में आ रही है? अगर इस मैकेनिकल वर्क को आपने ले जाके एक स्प्रिंग में स्टोर कर लिया, राइट, तो ये मैकेनिकल वर्क जो है वो स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वापस मैं इस 30 किलो जूल का यूज कर सकता हूं। मतलब कितना हुआ? 70 किलो जूल का हाइड्रोलिक एनर्जी मेरे को मिल गया, और 30 किलो जूल यहां पे जो स्प्रिंग में स्टोर हुआ था वो भी मेरे पास सेव रह गया, राइट। तो मेरे पास इस प्रोसेस के होने के बाद भी कितना मैकेनिकल वर्क बचा? 100। तो लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क कितना हुआ? लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क कितना हुआ? लॉस ऑफ मैकेनिकल वर्क 0 हुआ। लेकिन मान लो इस स्प्रिंग में खाली 20 किलो जूल ही स्टोर हुआ, तब क्या होगा? 70 आपको हाइड्रोलिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गया, 20 आपको स्प्रिंग के फॉर्म में मिल गया। शुरुआत में कितना था? 100, राइट। तो नुकसान कितना हुआ? 10 का। और मान लो कि ये स्प्रिंग में 40 किलो जूल स्टोर हो गया, तो या तो यहां पे 40 किलो जूल स्टोर नहीं होगा, या आउटपुट पे मेरे को 70 नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो दिया 100, मिल गया 40 प्लस 70 110, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इरिवर्सिबिलिटी को एकदम सिंपल भाषा में समझना है बच्चे, कि जितना मैकेनिकल वर्क का नुकसान हुआ वही इरिवर्सिबिलिटी के बराबर है। अगर कोई मैकेनिकल वर्क का नुकसान नहीं हुआ तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हाँ, आइडियल या रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई भी नेचुरल प्रोसेस होगी उसमें हमेशा क्या होगा? उसमें हमेशा मैकेनिकल वर्क का नुकसान होगा। अब जिस प्रोसेस में जितना मैकेनिकल वर्क का नुकसान हुआ उतना उस प्रोसेस की क्या कहलाएगी? इरिवर्सिबिलिटी। इज दैट क्लियर? चलिए, अभी आने वाले क्लासेस में 2-3 टर्म हम यूज करेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वन इज थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, TER, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, डू यू नो व्हाट इज इट? a device which can supply or receive any amount of heat without change in temperature, ऐसी डिवाइस
ऐसा कोई चीज जिस पे आप कितना भी एनर्जी ट्रांसफर कर दो, कितना भी हीट दे दो आप उसको, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये एनर्जी हीट को कलेक्ट, हीट की जगह यहां पे एनर्जी लिख लीजिए। इसको आप कितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, या उससे कितना भी एनर्जी ले लो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? हाँ सन, ठीक है, एम्बियंट करेक्ट है। चलिए अब थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सोर्स, सोर्स होता है विच कैन सप्लाई हीट, विच कैन सप्लाई हीट, सप्लाई हीट कर रहा है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। क्या चीज है ऐसी जिससे हम हीट ले सकते हैं विदाउट उसका टेम्परेचर चेंज किए? एग्जांपल, सोर्स, सोर्स क्या कर रहा है, हीट देते जा रहा है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट दे देगा, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्या है ऐसा? यूनिवर्स। सन लिख सकते हैं अपन, एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर से भी अपन कितना भी हीट ले लेते हैं उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, राइट। फर्नेस हो सकता है, हाँ तो फर्नेस, फर्नेस हो सकता है, हीटर हो सकता है, राइट। सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स जो है वो हीट दे रहा है। दूसरा होता है सिंक, विच कैन रिसीव एनी अमाउंट ऑफ हीट, एनी अमाउंट ऑफ हीट रिसीव कर लेगा बिना, बिना क्या हुए, बिना चेंज इन टेम्परेचर। तो एग्जांपल क्या होगा, एटमॉस्फेयर, वाटर, वाटर, बॉटल में वाटर इज द एग्जांपल ऑफ सिंक। तो जो हम इंडस्ट्री में या प्लांट में जो हम यूज करते हैं सिंक, वो होता है वाटर इन लेक, पॉन्ड और सी। अब लेक है तो वाटर की क्वांटिटी कितनी है, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट क्वांटिटी है। इनफाइनाइट क्वांटिटी होगा तो उसका हीट कैपेसिटी क्या हो गया, वो भी इनफाइनाइट हो गया। तो वाटर अगर पॉन्ड में है तब तो मैं उसको क्या मानूंगा, मैं उसको सिंक का एग्जांपल मान लूंगा। वाटर बॉटल में है तो सोर्स हो जाएगा, तो सिंक रह जाएगा। बॉटल में है तो सोर्स होगा कि सिंक होगा? बेड कंपेरेटिवली नहीं, ये पानी इस ग्लास में है तो ये सोर्स का एग्जांपल है कि सिंक का एग्जांपल है? सोर्स क्या होता है, जिससे कितना भी हीट ले लो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेटा इससे हीट निकालूंगा तो टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं? तो ये सोर्स का एग्जांपल हुआ क्या? इसको हीट देने पे इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये सिंक का एग्जांपल हुआ क्या? तो भैया ये थर्मल एनर्जी या रिजर्वायर नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म ध्यान में रखिए, फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी, फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी। व्हाट इज फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी? जो, हाँ, कोई भी बॉडी जिसको आप हीट दे रहे हो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी है। वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। एम आई क्लियर? तो फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी विच चेंजेस द टेम्परेचर, which changes temperature due to heat transfer, due to heat transfer। क्या हो जाएगा एग्जांपल? कोई भी फाइनाइट मास का कोई भी सिस्टम होगा वो फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी होगा। अगर मास को आप फाइनाइट कर दोगे, अब इसमें 2 लीटर पानी है
1 लीटर पानी है तो ये फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी बन गया। ये पेन है 100 ग्राम की है तो क्या होगा, फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी होगी। अगर इसका वेट मैं इनफाइनाइट कर दूं तो फिर ये रिजर्वायर की तरह बिहेव करेगी। एम आई क्लियर? आ रही है बात समझ में? अब बच्चों जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कल की क्लास से हम डिस्कस करेंगे, तो 2 चीजों को एकदम दिमाग में क्लियर रखो, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर और क्या, फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है, जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी जिसका टेम्परेचर चेंज होता है। दोस्तों रिजर्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड इसका हम ओपन रखते हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। यहां पे मैंने लगा दिया एक हीट इंजन, और नीचे भी मैंने लगा दिया एक रिजर्वायर। एक रिजर्वायर T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा रिजर्वायर T2 टेम्परेचर पे है। T1 इज ग्रेटर देन T2। ये जो ऊपर वाला रिजर्वायर है इसको हम क्या कहेंगे, ये हायर टेम्परेचर पे है, इसका मतलब ये हीट दे रहा है, और ये लोअर टेम्परेचर पे है, इसका मतलब ये हीट रिसीव कर रहा है, तो ये हो गया सोर्स एंड दिस इज सिंक। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से सुनो कि थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो होगा, वो तो जानते ही हैं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो मैं थियोरेटिकली मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन कर सकता हूं। अगर यहां पे पानी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और एम्बिएंट है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस। और थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से इफ देयर इज द टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैकेनिकल वर्क। जब भी टेम्परेचर में अंतर होगा वहां पे आपके पास मौका है काय का, मैकेनिकल वर्क को ऑब्टेन कर लेने का। अगर मेरे पास आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एम्बिएंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका मतलब मौका मेरे पास मौका है मैकेनिकल वर्क को ऑब्टेन कर लेने का। तो इस चीज को ध्यान रखो कि थियोरेटिकली जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहां पे मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन किया जा सकता है, और टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो नहीं किया जा सकता है। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो मैकेनिकल वर्क थर्मोडायनेमिक्स में नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये एक इंजन लगा हुआ है, क्या इस इंजन से मैं इनफाइनाइट वर्क ऑब्टेन कर सकता हूं? क्या ये इंजन इनफाइनाइट टाइम तक रन कर सकता है? हाँ, आप यहां से इनफाइनाइट हीट लो, इनफाइनाइट टाइम तक ये काम करेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो जो भी पावर प्लांट ऑपरेट करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो हमेशा 2 रिजर्वायर के बीच में ऑपरेट करते हैं। जो पावर प्लांट होते हैं वो 2 रिजर्वायर के बीच में ऑपरेट करते हैं, तो उससे आप कंटिन्यूसली मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि इफ देयर इज द टेम्परेचर डिफरेंस देन देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैकेनिकल वर्क। करेक्ट है बेटा? तो ये रिजर्वायर था, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस रिजर्वायर को मैं इसमें टोपी पहना दिया, क्लोज कर दिया। इसको अगर मैं क्लोज कर देता हूं तो मैं इसको क्या कहता हूं, फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी। फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी। तो अब रिजर्वायर की जगह मैंने लगा दिया यहां पे बॉडी। क्या ये इंजन इनफाइनाइट टाइम तक काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्या हो जाएगा, क्यों नहीं काम करेगा, हिंदी में समझाओ मेरे को। तो उससे क्या हो गया, हाँ जैसे ही आप इससे हीट लोगे, ये क्या कर रहा है, हीट सप्लाई कर रहा है। और ये कौन है, रिजर्वायर है क्या? नहीं, फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी है। फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी अगर हीट देगी तो क्या होगा, अरे हीट कम नहीं होता, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, हीट कम नहीं होता, हीट ट्रांसफर होता है।
हीट हमेशा ट्रांसफर होता है। कम क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और एक टाइम क्या होगा, ये तो रिजर्वायर है, इसके टेम्परेचर पे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये T1 क्या होगा, कम होते होते T2 के बराबर हो जाएगा। जब T1 और T2 बराबर हो गए तो क्या होगा, तो नो हीट ट्रांसफर, नो मैकेनिकल वर्क। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ध्यान से अब मेरी बात को सुनना कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो प्रैक्टिकली जब कोई प्लांट ऑपरेट करता है वो हमेशा दो रिजर्वायर के बीच में ऑपरेट करता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो क्या है, मौका, मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन करने का मौका। तो जब थर्मोडायनेमिक्स में हम थियोरेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहां पे हम कितना मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो हमको ध्यान में रखना है। अच्छा, मैकेनिकल वर्क लगाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क मेरे को ऑब्टेन करना है तो वहां पे मेरे को यूज करना पड़ेगा एक तो हीट इंजन, राइट? हीट इंजन कब ऑपरेट करेगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, करेक्ट है? हीट इंजन प्रैक्टिकली दो रिजर्वायर के बीच में ऑपरेट करता है, लेकिन थियोरेटिकली ये रिजर्वायर और बॉडी के बीच में भी ऑपरेट कर सकता है, और थियोरेटिकली ये दो बॉडी के बीच में भी ऑपरेट कर सकता है। अगर हीट इंजन दो रिजर्वायर के बीच में ऑपरेट कर रहा है तो क्या होगा, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है, लेकिन एक रिजर्वायर और एक बॉडी के बीच में ऑपरेट कर रहा है तो कुछ समय के बाद वो बंद हो जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा। दो बॉडी के बीच में ऑपरेट कर रहा है तो, दो बॉडी के बीच में ऑपरेट कर रहा है, दो बॉडी लगा लो, ये दो बॉडी लगा दिया मैं, एक T1 पे और एक T2 पे, बीच में लगा दिया, टेम्परेचर डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि मैं इंजन को इस्तेमाल कर सकता हूं। अभी थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स इतना समझ के देखो कि टेम्परेचर डिफरेंस है, इसका मतलब वहां पे हीट इंजन लगा सकते हो। तो यहां पे मैंने एक हीट इंजन लगा दिया, क्या होगा, ये हीट देगा, इसका टेम्परेचर घटेगा क्योंकि ये बॉडी है, ये हीट रिसीव कर रहा है, क्या होगा इसका, T1 T2 के बराबर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, इसका घटेगा, और ये भी तो बॉडी है ना, इसको हीट दे रहे हो, क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचेगा और ये भी फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? आ रही है बात समझ में? तो अभी जो डिस्कस किया है इसको बिल्कुल गांठ बांध लो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही है। जितना आज मैंने डिस्कस किया है समझ गए हो तो कल कुछ रिलेशंस अपन देखेंगे, और बहुत छोटी छोटी रिलेशंस हैं जिनके द्वारा अपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले जो टर्मिनोलॉजी आज हमने डिस्कस करी है, इट हैज टू बी क्लियर। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला और फॉर्मूला नहीं है। जो हमने डिस्कस किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने क्या सीखा, कि एनर्जी का सम हमेशा, सम ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन सेकेंड लॉ बोलता है कि सम ऑफ एनर्जी को कांस्टेंट रहने दो, लेकिन हर प्रोसेस के बाद एनर्जी की क्वालिटी यानी कि हाँ, उसकी वर्क करने की क्षमता घटती जाती है, और जितनी वर्क करने की क्षमता घटती है उसको उस प्रोसेस की इररिवर्सिबिलिटी कहते हैं, राइट? क्या ऐसी कोई प्रोसेस हो सकती है जिसमें वर्क करने की क्षमता ना घटे? थियोरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। उसको हम कहते हैं आइडियल प्रोसेस। ऐसी कोई प्रोसेस जिसको होने से यूनिवर्स करने की वर्क करने की क्षमता बढ़ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। हीट इंजन को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट इंजन लगाया जा सकता है, नहीं है तो हीट इंजन नहीं काम करेगा। हीट इंजन को काम करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, और जहां पे भी टेम्परेचर डिफरेंस है थियोरेटिकली मैं वहां पे इंजन फिट कर सकता हूं। यानी कि थियोरेटिकली अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और एम्बिएंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम निकालेंगे कि कितना मैकेनिकल वर्क हम इस पानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। इंजन को हम दो रिजर्वायर के बीच में भी लगा सकते हैं, और रिजर्वायर और बॉडी के बीच में भी लगा सकते हैं, या दो बॉडी के बीच में भी लगा सकते हैं। इंजन इनफाइनाइट टाइम तक तभी वर्क करेगा, कंटिन्यूसली तभी वर्क करेगा जब वो दो रिजर्वायर के बीच में ऑपरेट हो रहा हो। तो ये टर्म रिजर्वायर और फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, राइट? और वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का जो डेफिनेशन दिया था फर्स्ट क्लास का, उसको रिवाइज करके आएंगे। जब हमने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ा था तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या नहीं होता,
इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती, कौन सी वाली? इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती। तो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी क्यों नहीं होती है क्वासीस्टैटिक प्रोसेस में, वो भी हम आगे देखेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? अभी जो डिस्कस किया है उसमें कोई डाउट? क्लियर? हाँ, फर्स्ट लॉ में हमने डिफाइन कुछ नहीं किया है, फर्स्ट लॉ में रिवर्सिबल प्रोसेस है ही नहीं। वो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, जाके देखो क्या लिखा था वहां पे। जो वहां पे लिखा था वही चीज को आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, बस शब्दों का थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। वहां पे हम चूंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं जानते थे, तो हमने दूसरे शब्दों में उस चीजों को लिखा है, वही चीज को हमने यहाँ पे भी लिखा है, जाके पढ़ना से वहां पे क्या लिखा हुआ है, वही बात आज भी हमने डिस्कस करी है। क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस? जिसके होने से यूनिवर्स पे कोई असर ना पड़े। और हर प्रोसेस के होने से यूनिवर्स पे क्या असर पड़ता है? मैकेनिकल वर्क कम हो जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें मैकेनिकल वर्क का नुकसान ना हो, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट? ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं।